हेलो बच्चों। तो आज हम जानेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि जो पदार्थ है क्या वो अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो इससे पहले हमने पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इन अवस्थाओं में पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, उनके आकर्षण बल के बारे में, आकार आयतन के बारे में, दृढ़ता हो गया, संपीड़ितता हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, कणों से मिलके बने होते हैं, ये हम सब जानते हैं। और हम इन कणों की जो विशेषताएं हैं वो हर अवस्था में क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर ठोस अवस्था में बात करें तो ये जो कण होते हैं वो बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं, जिससे इनके आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है इनके बीच में। इनका जो रिक्त स्थान होता है वो कम होता है और ये इतने क्या होते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं इधर उधर। जबकि जल में क्या होता है, आकर्षण बल थोड़ा सा वीक हो जाता है। और अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिससे जो कण होते हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो अब आगे कहा गया है, हमारा जो टॉपिक है आज का, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है कि नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो जल होता है बच्चों, ठीक है, जो जल है वो क्या होता है, 3 अवस्थाओं में रह सकता है। अगर हम जल को फ्रीज कर देते हैं तो वो ठोस अवस्था यानी बर्फ बन जाता है। ठीक है, अगर हम जल को नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं, ठीक है, या कमरे के तापमान में देखें तो वो क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, और अगर उसको बॉईल कर देते हैं तो वो किस अवस्था में आ जाता है, जलवाष्प बन जाता है, मतलब गैसीय अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो जल जो है वो सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को देखें तो उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण हम सब ने अपने दैनिक जीवन में देखा है, क्या, जल को। ठीक है, जल को अवस्था परिवर्तन करते हुए हम सब ने देखा है। तो अब आगे कहा गया है, ठोस अवस्था यानी हमने बर्फ में देखा है, द्रव अवस्था में अगर हम बात करें तो हमने जल में देखा, और गैस अवस्था में बात करें तो जल वाष्प के रूप में हमने जल को इन तीनों अवस्थाओं में देखा है। ठीक है, अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है। ठीक है, अब जब जल है, हमने जो एग्जाम्पल लिया है, या अगर अन्य कोई पदार्थ है, जब वो अवस्था परिवर्तन करता है तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बने होते हैं, तो इन कणों में क्या क्या परिवर्तन आता है, इन चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जब अवस्था परिवर्तन हो रहा है, जैसे ठोस अवस्था में पदार्थों के जो कण होते हैं उनकी व्यवस्था कुछ और होती है, द्रव में कुछ और गैस में क्या होती है, कुछ अन्य प्रकार से या कुछ अलग प्रकार से क्या होता है, जो कणों की व्यवस्था होती है। ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम इनमें जानेंगे कि जब अवस्था परिवर्तन होती है तो क्या जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। ठीक है, फिर है क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हम जानेंगे कि जब अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो उनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं जो पदार्थ के कण होते हैं। ठीक है, तो अब आगे है कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, तो जो पदार्थ होते हैं उनकी जो अवस्था परिवर्तन होते हैं उसको हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, तापमान में परिवर्तन करके तापमान को घटाकर या फिर बढ़ाकर हम देखेंगे कि जो पदार्थ होता है वो किस प्रकार से अपनी अवस्था को बदलता है। ठीक है, और दूसरा होता है दाब में परिवर्तन करके हम देखेंगे कि जब हम दाब में परिवर्तन करते हैं तो ये मतलब उसको घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो जो पदार्थ होता है वो किस प्रकार से अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो अब है क्रियाकलाप 1.12। ठीक है, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखाया गया है
ये है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लेना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिया गया है बीकर, इसमें 150 ग्राम क्या है, बर्फ़ का टुकड़ा लिया गया है, ठीक है। अब इसमें एक थर्मामीटर, यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है, थर्मामीटर इसमें एक लटका दिया गया है जो कि क्या है, बर्फ़ को छू रहा है, ठीक है। अब धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें, ठीक है। और नीचे से ये इसमें बर्नर लगा दिया गया है जिससे हम इस बीकर को धीमी आंच में क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान को नोट कर लें। अब हमने थर्मामीटर भी इसमें लगा रखा है, तो जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो हम थर्मामीटर पे तापमान को नोटिस करेंगे कि तापमान कितना है उस टाइम पे, ठीक है। फिर है, जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए, जब पूरी बर्फ़, एक बार तो हमने तब जब बर्फ़ पिघलना स्टार्ट करती है, ठीक है, और एक बार तब जब जो बर्फ़ है वो पूरी तरह से पिघल गई है, उस टाइम का हमने जो तापमान है वो क्या कर देना है, नोट कर देना है। फिर है, ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब जब हमने ठोस अवस्था में जो बर्फ़ ली थी, ठीक है, उस टाइम को, और जब वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुआ है उस टाइम जो पदार्थ है उसमें क्या क्या या फिर अवस्था परिवर्तन हुआ है उसमें, उसको हमने क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें, ठीक है। अब हमने बीकर में ये एक क्या डाली है, कांच की छड़ डाली है जिससे हमने हिलाते हुए उसे गर्म करना है, और जब तक उबलने लगे, ठीक है, और जब तक वो क्या हो, वो उबलने ना लगे, ठीक है। थर्मामीटर के माप पर बराबर नज़र रखें और जब तक कि अधिकतर जल वाष्प ना बनकर जल वाष्प ना बन जाए, ठीक है। एक बार तब जब जो पानी है वो क्या हो, बॉयल ना होने लग जाए, मतलब वो गर्म ना, जलवाष्प में ना बन जाए। और दूसरी बार जब वो जलवाष्प पूरी तरह से जो द्रव है या फिर जो जल है वो पूरी तरह से जलवाष्प में परिवर्तित हो जाए। ये जो दोनों टाइम के टेम्परेचर हैं या तापमान है, इनको हमने क्या करना है, नोटिस करना है, ठीक है, या नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। फिर है, जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें, ठीक है। अब हमने क्या नोट करना है कि जब जल से या फिर द्रव अवस्था से वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हुआ है, उस टाइम से क्या परिवर्तन हम उस अवस्था में देखते हैं या कणों में देख पा रहे हैं, इस चीज़ को हमने क्या करना है, नोटिस करना है, ठीक है। अब है, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। जब हमने बीकर में बर्फ़ ली थी तो हमने जब उसको गर्म किया था तो हमने देखा कि जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जब उसमें उसको तापमान को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तापमान बढ़ाने से क्या होता है, कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, और जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो जो कण होते हैं वो अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है, ठीक है। सबसे पहले जब हमने तापमान बढ़ाया था, जब हमने बीकर में बर्फ़ के टुकड़े लिए थे और जब हमने बर्नर से उसमें हीट दी या फिर गर्म वो उष्मा दी, तो फिर क्या हुआ कि तापमान बढ़ने लगा, और जो कण होते हैं उनकी क्या होती है, जो बर्फ़ के अंदर जो कण हैं वो क्या हो गए, उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेज़ी से, जिसकी वजह से वो और तेज़ी से क्या करने लगे, मूव करने लगे या फिर वाइब्रेट करने लगे, ठीक है। फिर जब उष्मा के द्वारा जो हमने हीट दी उसके द्वारा जो एनर्जी दी गई, ठीक है, उससे कणों के बीच के जो आकर्षण बल होता है उसमें क्या होगा, वो पार कर लेती है। मतलब आकर्षण बल क्या होता है, तोड़ने में वो जो हीट, जो एनर्जी होती है वो काम करती है, ठीक है। जो हमने उष्मा दी है वो उष्मा क्या करती है, उनके बीच का जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने का काम करती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर, जिस वजह से जो कण होते हैं वो उसके अपने नियत स्थान को छोड़ के, ठीक है, जब वो ठोस अवस्था में होते हैं तो उनका क्या होता है, फिक्स्ड होती है, उनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो जब हम उसको तापमान बढ़ाते हैं तो वो क्या करता है, अपने नियत स्थान को छोड़ देता है, क्योंकि वो आकर्षण बल को जो हमने ऊष्मा दी थी वो ऊष्मा ने एनर्जी का काम किया और
क्या किया, कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है उसको तोड़ दिया, जिस वजह से वो कण अपने नियत स्थान को छोड़ के अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र होकर क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि जो ठोस अवस्था है वो पिघलकर क्या हो जाती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो अब आगे है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। तो अब जब हमने ये प्रेक्षण किया था तो हमने नोटिस किया था कि जब जो बर्फ़ थी वो पिघल कर द्रव बन गई, तो उस तापमान को जब हमने नोटिस किया था तो वो जो तापमान होता है वो क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो गलनांक क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान जब ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है तो वो क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। फिर है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो किसी भी ठोस का गलनांक होता है, गलनांक क्या है, एक तापमान है जिसमें ठोस अवस्था से कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में आ जाता है। तो जो गलनांक होता है किसी भी पदार्थ का या किसी ठोस का, वो क्या होता है, उसके आकर्षण बल के सामर्थ्य को भी दर्शाता है। जितना किसी भी ठोस के कणों का आकर्षण बल के सामर्थ्य होगा उतना ही उसका क्या होगा, गलनांक होगा। ठीक है, फिर है, बर्फ का गलनांक जो होता है वो कितना होता है, 273.15 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन या फिर फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन भी कहते हैं। पे बीकर लिया गया है और इस बीकर में बर्फ़ के टुकड़े लिए गए हैं और इसमें एक थर्मामीटर भी रखा गया है और नीचे से बर्नर से इसमें ऊष्मा दी जा रही है। तो जब बर्फ़ को ऊष्मा दी जाती है, माना इस टाइम पे जो बर्फ़ है उसका तापमान कितना हमें शो हो रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, थर्मामीटर से जब हमने थर्मामीटर लगा रखा है तो हमें थर्मामीटर पे जो तापमान है वो बर्फ़ का इस टाइम पे क्या है, -5 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, माना हमने इसका टेम्परेचर कितना देखा कि -5 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, और जब हम इसको बर्नर से लगातार ऊष्मा देते हैं तो इसके जो तापमान है उसमें धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है और वो -4 डिग्री सेल्सियस, फिर 3 एंड 2 1 डिग्री, और जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पहुंचता है तो वो तापमान क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, बर्फ़ का गलनांक होता है और बर्फ़ जो होती है अपने गलनांक पे क्या होती है, बर्फ़ से मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। और इस टाइम पे अगर हम थर्मामीटर में तापमान चेक करेंगे तो वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जब तक कि पूरी जो बर्फ़ है वो द्रव अवस्था में ना आ जाए तब तक ये जो तापमान रहता है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो ये जो तापमान है या फिर ये जो ऊष्मा हम बर्नर से लगातार दिए जा रहे हैं तब भी ये जो तापमान है वो स्थिर क्यों होता है, क्योंकि जो बर्फ़ के कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो ऊष्मा इस आकर्षण बल को तोड़ने का काम कर रही होती है, इसलिए हमें तापमान में कोई वृद्धि नहीं दिखती है। जबकि पहले जो ऊष्मा थी वो कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ा रही थी, तो जब तक कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ी तब तक हमें तापमान में वृद्धि दिखाई दी। लेकिन जब ये ऊष्मा जो है वो कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने का काम करती है या फिर बर्फ़ के जो गलनांक होते हैं वहाँ तक जब तापमान पहुँचता है तो वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो आकर्षण बल होता है कणों के बीच का उसको तोड़ने का काम ये ऊष्मा या फिर ऊर्जा करती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो जल का बीकर लिया गया है इसमें भी हमने थर्मामीटर डाला है और जल लिया है बीकर में, और बर्नर से हम इसमें क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। तो इसका जो जल होता है उसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे ही तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचता है उस टाइम पे जो तापमान क्या होता है वो स्थिर हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो जल के कणों के बीच का आकर्षण बल होता है उसको तोड़ने में ये ऊष्मा या ऊर्जा क्या करती है, काम करती है। इसलिए हमें तापमान में कोई वृद्धि नहीं दिखाई देती है जब तक कि पूरा जल जो है वो वाष्प में ना बदल जाए। ठीक है, अब कहा गया है
कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, और जब कोई भी ठोस गलता है या फिर पिघलता है तो क्या होता है कि जब तक वो पूरा ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में नहीं आ जाता तब तक उसका जो तापमान होता है वो क्या रहता है, एक समान रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये पूछा गया है। तो ऐसे में जो ऊष्मीय ऊर्जा, जो हमने ऊष्मा के तौर पे हमने जो ऊर्जा दी थी ठोस को, वो कहाँ गई, ये हमें देखना है। तो अब आगे है बच्चों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है, इसको आप ध्यान में रखना। तापमान की अंतर्राष्ट्रीय या फिर जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है, जिसको के से दर्शाया जाता है। केल्विन होता है और जिसको के से दर्शाया जाता है, किसका मात्रक, तापमान का। ठीक है, फिर है 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन ही मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 घटाना चाहिए। तो अब बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों की, तापमान में क्या आता है कि हमें कुछ तापमान दिया होता है और जिसको हमें या तो केल्विन में दिया होगा या सेल्सियस में दिया होगा, और कहेंगे कि केल्विन से सेल्सियस में बदलिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलिए। अगर तापमान को हमें केल्विन से सेल्सियस में बदलना होगा तो हमें उसको क्या करना है, 273 से घटा देना है। तो माना हमारे पास दिया गया है 373 केल्विन। अब कहा गया है कि इसको सेल्सियस में बदलिए, तो सेल्सियस में बदलने के लिए इसको 273 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, घटा देना है। तो जब हम 273 से इसे घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 से घटा देते हैं। अब आता है कि सेल्सियस से केल्विन में बदलिए, और जब ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है इसको हमें केल्विन में अगर बदलना होगा तो हम क्या कर देंगे, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर बदलना होगा तो उसमें क्या कर देना है, 273 को जोड़ देना है। तो 273 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 373 केल्विन। तो अगर हमें केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो उसमें 273 को घटा देंगे, और अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो हम उसमें 273 को जोड़ देने हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। तो जो हमने परीक्षण किया था उसमें हमने देखा कि जब गलनांक पे पहुंच के, गलनांक जो बर्फ़ होता है उसका जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब तापमान जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो तब उसके बाद जो तापमान है वो, जब तक संपूर्ण बर्फ़ जो है वो द्रव अवस्था में नहीं आ गई तब तक उसका तापमान क्या हुआ, एक समान रहा, उसके तापमान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। तो बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है, जबकि हम बीकर को क्या कर रहे थे, ऊष्मा प्रदान कर रहे थे, लेकिन उसमें कोई भी तापमान की वृद्धि नहीं देखी गई। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। तो कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उस आकर्षण बल को तोड़ने में ये जो ऊष्मा होती है इसका प्रयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेता है। और क्या होता है कि तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए जो बर्फ़ होती है वो इस ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कर लेती है, अवशोषित करती है, और इसका प्रयोग किस में करती है, जो आकर्षण बल होता है कणों के बीच के उसको तोड़ने में। तभी तो जो ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में जा पाएगी, क्योंकि जो ठोस अवस्था में अगर हम कणों की विशेषता देखें तो उसमें क्या होता है, जो उसमें आकर्षण बल ज़्यादा होता है, जिस वजह से उन कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान कम होता है। लेकिन जब द्रव अवस्था की बात करते हैं तो जो आकर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ठोस अवस्था के
तुलना में। तो ये जो ऊष्मा हमने प्रदान की थी, ये ऊष्मा क्या करती है, कणों के बीच का जो ठोस अवस्था में पदार्थ होते हैं उनके बीच के आकर्षण बल को क्या करती है, तोड़ती है और उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित करती है। और इसलिए तब तक हमें जो तापमान में है उसमें वृद्धि नहीं दिखती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। और ये माना जाता है बीकर में जो हमने सामग्री ली है, कौन सी, जो बर्फ़ लिया है, ये जो ऊष्मा हमने दी है ये उसी के बीच में क्या रहती है, छुपी रहती है। इसी वजह से, क्योंकि तापमान में कोई वृद्धि हमें नहीं दिखती है, इसलिए इस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। तो यहाँ गुप्त का क्या अभिप्राय है, छुपी हुई। जो ऊष्मा है वो क्या गई है, छुप गई है। जो हमने बीकर में सामग्री ली है, कौन सी, बर्फ़ लिया है, जो उसके आकर्षण बल को ये तोड़ने में काम कर रही है और उस बीच में हमें कोई तापमान में वृद्धि नहीं दिख रही है। और तो इसलिए क्या है, ये छुप गई है ये ऊष्मा, इसलिए हमने इसको गुप्त ऊष्मा का नाम दिया है। यहाँ गुप्त का अभिप्राय क्या होता है, छुपी हुई से है। फिर वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है बच्चों, कि जो हमारे चारों ओर क्या होती है, वायु उपस्थित होती है। तो वायु के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं या दबाव लगाते हैं, और इसी बल को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जो वायु के कणों द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो सतह पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी अपनी ओर खींचता है, इसलिए सतह पे वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। ठीक है, अब है वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो जो वायुमंडलीय दाब है उस पर जो 1 केजी ठोस है उसको उसके गलनांक पर द्रव में बदलने, गलनांक माना हमने 1 केजी ठोस क्या ले लिया, बर्फ़ ले लिया। तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसको जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो उसे जो संगलन की क्या कहते हैं, संगलन बोलो या फिर फ्यूज़न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, फिर है अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बर्फ़ का क्या होता है, गलनांक होता है। उस 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बर्फ़ होती है वो जल के कणों में परिवर्तित होने लगती है। तो कह रहे हैं कि जो जल के कण होती है उसकी जो ऊर्जा होती है वो उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसे वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है या फिर अवशोषित करती है जल में बदलने के लिए। तो उसके के पास पहले इतनी ऊष्मा नहीं होती है, वो ऊष्मा को अवशोषित करता है और फिर जल में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब जो जल है उसमें क्या है, प्रसुप्त ऊष्मा है, उसमें उसने जो प्रसुप्त ऊष्मा को क्या किया है, अवशोषित किया है। इसलिए जो जल है उसकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बर्फ़ से ज़्यादा होती है। तभी तो वो ठोस से द्रव में पिघला है, क्योंकि उसका क्या है, तापमान ज़्यादा होता है, या फिर उसकी ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसी तापमान पे उसकी ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है बर्फ़ के कणों की तुलना में। फिर है जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करते हैं। अब अभी तक हमने बर्फ़ से जल में परिवर्तन देखा या फिर ठोस से द्रव में परिवर्तन देखा। अब हम देखेंगे कि जल से या फिर द्रव से गैसीय अवस्था में कैसे
परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, तो अब जब हम जल को हीट करते हैं या फिर उसको ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण जो होते हैं वो अधिक तेज़ी से गति करने लगते हैं। तो उनकी काइनेटिक, जब हम ऊर्जा देंगे, ऊष्मीय ऊर्जा देंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कणों की, वो बढ़ जाती है और वो अधिक तेज़ी से गति करने लगते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। अब एक ऐसा निश्चित तापमान आ जाता है जहाँ पे वो जो कण होते हैं उनके अब गतिज ऊर्जा नहीं, बल्कि अब वो क्या करते हैं, मतलब उनमें इतनी गतिज ऊर्जा आ जाती है कि अब वो जो कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है उनको तोड़ने लग जाते हैं। और हम जानते हैं कि अगर जो जल है उसके कणों के बीच का आकर्षण बल टूटेगा तो वो जो आकर्षण बल, माना जल का में जो आकर्षण बल है, ठीक है, ये जल है और इसमें जो कण हैं वो इतने पास पास हैं। ठीक है, और जब ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है ये इन कणों पे क्या देगी, ऊष्मीय ऊर्जा इन कणों के बीच के जो आकर्षण बल है उसको तोड़ेगी, तो ये जो कण हैं ये क्या होंगे, दूर दूर व्यवस्थित हो जाएंगे या फिर स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। तो अब हम जानते हैं कि जो ये वाली व्यवस्था है ये जल की होती है और जब कण अधिक दूर दूर हो गए तो ये मतलब गैसीय अवस्था में आ गए हैं। तो अब आगे है इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। और ये जो तापमान होता है इसमें क्या होता है, जब आकर्षण बल टूटने लग जाता है कणों के बीच का, जल के कणों के बीच का जब आकर्षण बल टूटने लग जाता है तो ये जो तापमान होता है उस पे द्रव जो होता है वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडल तो अब है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। ठीक है, वो तापमान जिस पे क्या होता है, द्रव उबलने लगता है और वायुमंडलीय दाब पर, उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक जो होता है वो एक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं। तो जब हमने द्रव के कणों का इतनी ऊर्जा दी या इतनी ऊष्मीय ऊर्जा दी कि वो पहले उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी और जब एक निश्चित तापमान हो गया या फिर जब उनकी काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो आपस में जो कण हैं उनकी जो आकर्षण बल है, अब वो जो उसमें ऊर्जा है वो उनके आकर्षण बल को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। और जब वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आकर्षण बल टूट जाता है तो तब ये जो पानी होता है ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। और समष्टि गुण का मतलब है बच्चों कि ये एक बल्क फिनोमेना होता है। बल्क फिनोमेना मतलब ये जो जल होता है वो हमें पूरे बल्क से या फिर पूरे इस एरिया से उबलना स्टार्ट, हमने जब जल को गर्म करते हैं तो हमने देखा भी है कि हमें उसके अंदर से बुलबुले उठना या बुलबुले दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये एक बल्क फिनोमेना, ये क्या है, बल्कि एरिया है। ठीक है, तो ये एक समष्टि गुण होता है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो क्या होते हैं, वाष्प में बदलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर है जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हमें 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो सेल्सियस से केल्विन में हम कैसे बदलते हैं, उसमें 273 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो 373 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो जो जल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट या फिर उसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर है, तो अब आगे है, क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं। तो अभी हमने इससे पहले देखा है कि जब हमने बर्फ़ को उसमें ऊर्जा दी थी तो एक निश्चित तापमान पे क्या हुआ था कि वो जो ऊष्मा थी वो बर्फ़ के कणों के बीच का आकर्षण बल को तोड़ना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो पिघल कर या फिर गल के द्रव अवस्था में आ जाता है। ऐसी ही जो जल है, जब हमने उसको ऊष्मीय ऊर्जा दी तो वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लग जाता है। तो उसमें भी गुप्त ऊष्मा जो होती है वो काम करती है। और गुप्त ऊष्मा क्या करती है, इसमें जल के जो बीच का आकर्षण बल होता है उसको तोड़ के उसको गैसीय अवस्था में
परिवर्तित करता है, तो वो इसे कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो अब हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को समझेंगे। इसे इसी तरह से परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। तो अब हम इसको ऐसे ही समझेंगे जैसे हमने जो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा थी, जब हमने बर्फ़ को गलाया था किसमें, द्रव अवस्था में, तो इसको भी हम वैसे ही इसकी प्रसुप्त ऊष्मा को समझेंगे या फिर गुप्त ऊष्मा को समझेंगे। तो अब आगे है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तो जो भाप के कणों की ऊर्जा होती है वो जल के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है, तभी तो जो भाप है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो पाया है। किससे? द्रव अवस्था से। वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने के लिए उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो भाप के कण होते हैं उनका समान तापमान पे जल के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है। तो अब है ठोस अवस्था। अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और हम उसको ऊष्मा देते हैं तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, और फिर अगर द्रव अवस्था में उसको ऊष्मा देते हैं तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम बर्फ़ को अगर ऊष्मा दें तो वो द्रव अवस्था में, और अगर मतलब जल में, और अगर जल को हम ऊष्मा देते हैं तो वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। फिर है कि अगर हम गैसीय अवस्था को शीतलता ये मतलब ठंडा करें तो वो द्रव अवस्था में आ जाता है, और अगर हम द्रव अवस्था में जो पदार्थ है उसको शीतलता दें या फिर ठंडा करें तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिर है अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो तापमान में वृद्धि करके, तापमान को घटा के हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो अब है हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। तो हमने देखा कि जब हमने ठोस अवस्था में जो पदार्थ था उसको गर्म किया या फिर ऊष्मा दी तो द्रव अवस्था में, और द्रव को ऊष्मा दी तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो गर्म करने से क्या होता है, पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव अवस्था में और द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है या फिर परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में या फिर वापस ठोस में बदल जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, ठोस से द्रव अवस्था में नहीं बल्कि सीधे गैस अवस्था में चले जाते हैं, और अगर गैसीय अवस्था से उनको परिवर्तित करना हो तो वो सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं। तो हमने अपने घर में देखा है बच्चों कि जो कपूर होता है, जो पूजा वाला कपूर होता है, उसको जब हम जलाते हैं या गर्म करते हैं तो वो सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है, बिना द्रव अवस्था में आए बिना ही वो क्या करता है, गैसीय अवस्था में चला जाता है। ऐसे जो कपड़ों वाले कपूर होता है जिसको नैफ्थलीन बॉल भी कहा जाता है, तो वो भी क्या होता है, जब कपड़ों में के बीच रखे रखे वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद अगर आप देखते हैं तो वो कहीं उड़ जाता है, तो वो भी क्या होता है, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है। फिर है क्रियाकलाप 1.13। इसमें है थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली या चाइना डिश में डालें। तो यहाँ पे हमने कपूर या फिर अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण ले रखा है, और ये जो प्लेट आपको दिख रही है बच्चों इसको चाइना डिश बोलते हैं। इसमें हमने कपूर या फिर अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण लिया हुआ है। अब एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। तो ये एक कीप है जिसको हमने उल्टा करके इस प्याली के ऊपर या जो चाइना डिश है इसके ऊपर हमने रख दिया है। इस कीप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा रख दें जैसा चित्र 1.7 में दिखाया गया। अब हमने इसके ऊपर एक रुई का टुकड़ा लगा दिया है। तो अब जब हम इसको बर्नर से हीट देते हैं बच्चों, इस चाइना डिश को थोड़ा धीमे धीमे आंच में रखते हैं या फिर धीमे धीमे इसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये अमोनियम क्लोराइड या फिर कपूर है जो क्या करता है,
सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमने इसमें ऊपर रुई का टुकड़ा लगा दिया है तो ये जो गैस है ये बाहर नहीं निकल पाएगी। तो जब टेम्परेचर या फिर तापमान थोड़ा कम होता है तो क्या होता है कि ये जो गैस बनी हुई है ये इन साइड पे जम के क्या बन जाती है, ठोस अवस्था में आ जाती है। तो गैस से क्या आ जाती है, ठोस अवस्था में आ जाती है। तो हमने देखा कि जब हमने इसको हीट दी तो उस टाइम पे ये क्या हुआ, ठोस से सीधे गैस अवस्था में चली गई। और ये जो ऊपर का टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से या तापमान कम होने की वजह से क्या हो गया, वो गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ गया। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि ये ठोस से गैस अवस्था में और गैस से ठोस अवस्था में आ गया। तो अब आगे है, अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें उपरोक्त क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं। तो ये हम देख चुके हैं। फिर है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो जो द्रव अवस्था है वो उसमें परिवर्तित हुए बिना ही जब ठोस क्या होता है, गैसीय अवस्था में चला जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जब कोई भी ठोस जो है वो गैसीय अवस्था में चला जाता है डायरेक्ट बिना द्रव अवस्था में आए बिना, तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जब कोई गैस सीधे ठोस अवस्था में चली जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं।